नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सबसे पहले फैक्ट और सर्च के साथ देखिए आज की बड़ी खबरें। उत्तराखंड विधानसभा को लेकर पीएम मोदी आज चुनावी बिगुल फूंकेंगे। वो राज्य को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिनमें सबसे अहम दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा देहरादून के रिंग रोड का चौड़ीकरण, व्यासी जल विद्युत परियोजना, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूमरी और अरोमा लेबोरेटरी शामिल हैं। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि पीएम की रैली में करीब 1 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। 3 महीनों में पीएम मोदी का ये तीसरा उत्तराखंड दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 4 अक्टूबर को एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था। फिर 5 नवंबर को आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने वो केदारनाथ गए थे। प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन इस रैली को सफल बनाने में जुटा हुआ है। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह सघन चेकिंग हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पीएम के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। आज वो राजस्थान के जैसलमेर का दौरा करेंगे। यहाँ गृह मंत्री बीएसएफ के जवानों के साथ रोहतास बॉर्डर पोस्ट पर रात बिताएंगे। अपने दौरे पर गृह मंत्री शाह तनोट माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे और बीएसएफ के स्थापना दिवस पर राइजिंग डे परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। गृह मंत्री शाह परेड का निरीक्षण करेंगे। ये पहला मौका है जब बीएसएफ का राइजिंग डे पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जैसलमेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। जैसलमेर से रवाना होकर अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। यहाँ पर सीतापुर में बीजेपी के 10,000 जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इनमें सांसद, विधायक, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं। इस दौरान जगह जगह पर राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ब्रिज का प्रसिद्ध दंगल, आदिवासी अंचल के गैर नृत्य के जरिए उनका स्वागत होगा। देश में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान घर वापसी के बजाय अब आगे की रूपरेखा तय करने में जुटे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होनी है, जिसमें आंदोलनकारी किसान आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। रोड मैप तैयार होगा। किसान नेताओं ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति गठन के वास्ते केंद्र को 5 नाम भेजे जाएं या नहीं, इस पर इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर भी चर्चा होगी, जिनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा शामिल है। केंद्र ने एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चे से 5 नाम मांगे थे। हालांकि मोर्चे ने कहा था कि उसके नेताओं को केंद्र से इस मुद्दे पर फोन आए थे, लेकिन कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी के व्यापारी मंडल सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पहले लुंगी छाप, जालीदार टोपी वाले बंदूक और पिस्टल लेकर घूमते थे, लोगों की जमीन कब्जाते थे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद अब सारे व्यापारी सुरक्षित हैं। नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में प्रदेश में सरकार कैसे चलती है, इसका एहसास प्रदेश की 24 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों ने किया है। मौर्य ने कहा कि एक तरफ केंद्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उधर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अखिलेश पर निशाना साधा है। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक अलग करने का आरोप लगाने वालों पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम राम और कृष्ण का नाम लेते हैं तो उन्हें आपत्ति होती है, वो जिन्ना का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं। उन्हें जिन्ना मुबारक हो, हमें राम और कृष्ण मुबारक। हम लोगों ने बुलडोजर किस पे चलाया? जो अवैध कब्जा करके माफिया या डॉन बैठे हुए उनके घरों पर, जिन्होंने अवैध तरीके से गरीबों का खून पसीना की जो कमाई है उसको चूस कर उन्होंने अपनी जमीन हथियाई उन्हीं की और उसी पे अपने अवैध घर बनाए, उन्हीं को हम बुलडोजर उन पे चला रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन काफी गर्मा गर्मी के साथ हुआ। सत्र के आखिरी दिन उस वक्त बवाल खड़ा हो गया जब एआईएमआईएम के विधायक और पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से थोपा गया है। संविधान में ऐसा करना जरूरी नहीं है, हम इसे नहीं गाएंगे। हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने जब इस बारे में अख्तरुल ईमान से सवाल करना चाहा तो उन्होंने क्या दलील दी, आप खुद सुनिए। गाना जरूरी क्यों है ये बता दीजिए तो मैं कह दूंगा आपको। नहीं ये क्या है मामला? हर एक आदमी का अनेक अनेक पसंद है। एक दस्तरखान में कोई अलग अलग चीजें खाता है। आप कहिएगा कि सारे लोग इसी कोट और पैंट में क्यों नहीं आए? सारे लोग क्यों नहीं आए आपके? सारे लोग इसी अंदाज में आना चाहिए था। अरे हर का शौक अलग अलग है। AIMIM के विधायक के इस बर्ताव पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा है कि जिस देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद है वो वहाँ चले जाएं। और हम कहते हैं कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य है, और जिनको ये पसंद नहीं है उनको जहां का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद है वहां जाना चाहिए। बिहार में सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेलगाम हैं और दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। जमुई में नवनिर्वाचित मुखिया की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घात लगाए 3 से 4 नकाबपोश अपराधियों ने अलीगंज प्रखंड के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया प्रकाश महतो पर ताबड़तोड़ 3-4 गोलियां दाग दी। जानकारी के मुताबिक प्रकाश महतो किसी समारोह में शरीक होकर लौट रहे थे, तभी पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। प्रकाश महतो को सीने और पेट में गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुखिया की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया और पुलिस की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पंजाब के मुक्तसर में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने किराना दुकान में एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक डेरा प्रेमी था और उस पर बेअदबी का मामला भी दर्ज था। वारदात को अंजाम देकर दोनों बदमाश फरार हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि मृतक डेरा प्रेमी पर 2018 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला दर्ज किया गया था, जो अभी भी विचाराधीन है। घटना के बाद SSP सरबजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत शुक्रवार को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1000 तीर्थयात्री इस ट्रेन से रवाना हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्टेशन के बाहर श्री राम नाम का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत कर रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले दिनों श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या गए थे और वहां से आकर उन्होंने ऐलान किया था कि वो मुफ्त में दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन कराएंगे। इसके साथ ही यात्रियों का रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। इस यात्रा पर जाने वाले बुजुर्ग बेहद खुश थे। वो केजरीवाल को शुभकामनाएं दे रहे थे। कोरोना काल में इस तीर्थ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साध रहे हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और सर्दी बढ़ गई है। हिमाचल में पारा 20 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। लाहौल घाटी में बर्फबारी हो रही है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्ट पर हिमपात हुआ है। वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उधर उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बर्फबारी जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ठंड काफी अधिक बढ़ गई है। ज्यादातर जगहों पर रात को पाला गिर रहा है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहने से धूप देर से निकल रही है, लेकिन सैलानी इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जनसभा में करीब 1 लाख लोग जुटेंगे। पीएम जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। और ये पीएम मोदी के देहरादून का दौरा करीब 12:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, 12:50 पर परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और करीब 1 बजे जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और दोपहर 2:55 पर लगभग 3 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसके साथ ही क्या मिलने वाला है उत्तराखंड को, देहरादून को, वो हम आपको बता रहे हैं। 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देंगे। 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहां पर किया जाएगा।
दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जल्द उत्तराखंड की जनता के लिए होगा। 120 मेगावाट की 82 पन बिजली परियोजना की भी जो शिलान्यास है वो यहाँ किया जाएगा। और नेशनल हाईवे 58 पर देवप्रयाग श्रीकोट के बीच 38 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका भी लोकार्पण यहाँ पर करेंगे। और बद्रीनाथ के लिए 220 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी यहाँ रखने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान में जैसलमेर का दौरा करेंगे और यहां गृह मंत्री बीएसएफ के जवानों के साथ रोहताश बॉर्डर पोस्ट पर रात बिताएंगे। अपने दौरे पर गृह मंत्री शाह तनोट माता मंदिर में दर्शन भी करेंगे। यहां बीएसएफ स्थापना दिवस पर राइजिंग डे परेड का आयोजन होगा। गृह मंत्री शाह परेड का निरीक्षण करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जैसलमेर बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में आंदोलन की जो आगे की रणनीति है उस पर मंथन किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सभी किसान संगठन एक राय होकर अहम फैसला लेंगे। सरकार टेबल पर आएगी तो हम किसानों की शहादत से जुड़े पूरे तथ्य भी सामने रखेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसानों ने कहा है कि बाकी मुद्दे सुलझाने के लिए सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से किसान और सरकारों के बीच बात शुरू हो जाए। तो आगे की रणनीति तय होगी। यानी किसान अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। मसले सुलझाने के लिए सरकार अगर आगे आती है तो अच्छी बात है। देश के तटीय राज्यों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर जवाद तूफान का खतरा मंडरा रहा है। तूफान के आज सुबह तक उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना है। आईएमडी अमरावती निदेशक स्टेला सैमुअल ने कहा है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और अगले 6 घंटों में ये एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। तो जवाद तूफान आ रहा है और इसीलिए सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए बारिश और हवाएं चलना अभी शुरू हो चुकी हैं लेकिन ये आगे और खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है। आप दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो दबाव बना है उत्तर पश्चिम की ओर वो बढ़ सकता है और वो बढ़ता हुआ आपको नजर भी आएगा। जिस तरह से वो तेजी से बढ़ रहा है 6 घंटे तक ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और ये जो भारत का निचला हिस्सा है वहां पर यह टकरा सकता है और इसीलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड तैनात हैं। वहीं कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर सरकार सजग सतर्क है। वायरस को रोकने के लिए तमाम कोशिशें, उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार बेहद सजग और सतर्क है। एयरपोर्ट पर हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले अब तक 58 फ्लाइट्स के 16,000 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया है, जिनमें 18 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। कोरोना के नए वेरिएंट से टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज BCCI की AGM की बैठक है जिसमें टीम इंडिया के दौरे को लेकर फैसला होना है। उधर राज्य सरकारें भी वायरस के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर हैं। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में वायरस के खतरे के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों का पर्याप्त इंतजाम है। हर हाल में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में ओमाइक्रॉन वायरस के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली है। अस्पताल के अंदर वेरिएंट से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से वार्ड तैयार किया गया है और सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने अस्पताल का जायजा लिया। इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में किस तरीके से ओमाइक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की तैयारी की जा रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो सामान्य कोरोना वार्ड होता है उसको
कैसे रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है वो मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो रेड जोन बनाया गया है, यानी इस पूरे इलाके हिस्से में अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो फिर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। इसके साथ साथ 20 बेड ऐसे तैयार किए गए हैं 2 अलग अलग वार्डों में 10-10 की संख्या में, जिसमें अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं या फिर ओमाइक्रॉन के जो वेरिएंट के मरीज अगर आते हैं तो उनको तुरंत चिकित्सीय सहायता मिल सके। इसको लेकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10-10 की संख्या में बेड जो है वो तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारी की गई है। लगातार ना सिर्फ चेकिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, बल्कि जो बाहर से मरीज आ रहे हैं या फिर कोई यात्री आ रहे हैं उनको भी एक-एक करके ट्रैक करके ना सिर्फ उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है बल्कि मॉनिटर भी किया जा रहा है कि अगर कोई सिम्टम उनके अंदर आता है तो फिर उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग आगे के कदम उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ लोकबंधु अस्पताल के एमएस और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने 20 बेड ऐसे बनाए हैं जो मैं देख पा रहा हूं, और क्या व्यवस्थाएं हैं आपके अस्पताल में जिससे अगर नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर कुछ बढ़ती हैं चीज़ें तो फिर क्या तैयारी रहेगी? देखिए, अभी हमें आदेश केवल 20 बेड के लिए मिले थे, जो कि अगर भविष्य में मरीज बढ़ते हैं जैसे भी, तो हम लोग चूंकि फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी बड़े सफलतापूर्वक हमने लोकबंधु में ट्रीट किया था और हमारे पास टोटल 200 बेड की व्यवस्था है। लेकिन अभी फिलहाल इस समय हम उसमें नॉन कोविड एक्टिविटी चल रही है, जो भी गायनी के हैं, एसएनसीयू है, ये सब चल रहा है। तो अभी हमको प्राइमरीली केवल 20 बेड के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया। 20 बेड ये एकदम आइसोलेटेड है। यहाँ पे हम कोई नॉन कोविड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं अपने अस्पताल की। यहाँ एकदम ब्लॉक है, ये केवल एक रास्ता है, वहाँ से मरीज एंट्री करेगा, कोविड पॉजिटिव मरीज, और सीधे यहीं आएगा। और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो भी हैं वो पीपी पहन के यहाँ आएंगे। वो रेड जोन है, ये पूरा हमने रेड जोन बना दिया है इस पूरे एरिया को। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, मरीज और बढ़ते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। उसमें हम फिर अपनी नॉन कोविड एक्टिविटी जो भी पुरानी अभी इसमें चल रही है वो रोक दी जाएगी। और हम इसमें जो 200 बेड हमारे पास हैं उसको हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास पूरे 200 बेड की चीज़ें उपलब्ध हैं। ये 20 बेड जो हैं 10-10 वार्ड, दो वार्ड में 10-10 की संख्या में ये रिजर्व रखे गए हैं और इसमें ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। जी, आप देख रहे हैं ये पूरे ऑक्सीजन पाइपलाइन हमारे पास इसमें है। ऑक्सीजन जनरेटर का हमारे पास जो 960 LPM का हमारे पास जनरेटर प्लांट भी तैयार है। और वो लगातार चल रहा है, मतलब उसको हम लोग टेस्ट पे ही लगा दिए हैं कि वो पता चलता रहे, क्योंकि अभी नया लगा हुआ है तो वो टेस्टिंग में भी लगा हुआ है और उससे हम लोग ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास 265 जो पुराने हमारे पास जंबो सिलेंडर थे उसको भी भरवा कर रखवा लिया गया है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो भी टेस्ट करके हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो ऑक्सीजन की हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। और एक और सवाल है सर कि चूंकि मरीजों की संख्या अगर निश्चित तौर पर ज़्यादा होती है या फिर आती है तो डॉक्टर्स की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो क्या डॉक्टरों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया कि इनकेस अगर मरीज आते हैं तो फिर आप लोग अलर्ट रहें? देखिए, हमारे अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं अभी फिलहाल, हम तत्काल में 1 हफ्ते 10 दिन जो भी उसकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम तुरंत तैयारी शुरू कर देंगे, काम हम लोग शुरू कर देंगे, ड्यूटी हमने लगा दी है। इसके बाद जरूरत पड़ती है, जैसे पहले सेकेंड वेव में हमको बाहर से भी कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी थी, सिविल हॉस्पिटल से और लोगों से, तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही हम लोग फिर से डिमांड करेंगे और आ जाएंगे लोग। वहीं अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और ये आप देख रहे थे कि नए खतरे से बचने के लिए बाकायदा पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पैदा हुए हालात से सबक लेते हुए अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई का पूरा इंतजाम है। देखिए हमारे सहयोगी आदर्श सिंह की रिपोर्ट। अस्पतालों में अब ऑक्सीजन प्लांट्स को भी एक बार फिर से सही किया जा रहा है और नए प्लांट्स जो लगाए गए हैं उनकी लगातार टेस्टिंग हो रही है। इस वक्त हम लोकबंधु अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का ये प्लांट लगा हुआ है जो 960 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 960 लीटर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खाली जो सिलेंडर हैं वो भी रखे गए हैं। जंबो साइज सिलेंडर होते हैं और एक मरीज को आखिर कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये हम सीधा एमएस साहब से समझते हैं। सर, 960 लीटर ऑक्सीजन आपकी हॉस्पिटल अभी प्रोड्यूस कर पा रही है, एक मरीज को 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन ज़रूरत होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है मरीज की उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितनी ज़रूरत पड़ रही है। नॉर्मली हम 5-10 लीटर वाले उस पर काम कर लेते हैं इस समय, जबकि कोविड नहीं है तो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तो जैसे इसमें हमारा एसएनसीयू चल रहा है बच्चों का, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओटी में थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इतने आज के समय में तो हमारा 960 कंप्लीट है, उसमें हो जाता है। लेकिन कोविड के टाइम में कितने मरीज आए हैं और पर पेशेंट कितनी उनकी डिमांड है,
ये कैलकुलेट करना होता है। उसी कैलकुलेशन के आधार पे हमको लग रहा है 960 लीटर ये तो चलेगा ही। ये अगर इसकी ज़रूरत खत्म हो गई, ये प्रोडक्शन इसका खत्म हो गया और हमें आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए हमने 265 जंबो सिलेंडर जो हमारे पास पहले से थे वो भरवा के रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से पाइपलाइन वो जुड़ा हुआ है, हम इससे उसको कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ से उसको हम दे देंगे। इसके अतिरिक्त में हमारे पास करीब 150 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के फॉर्म में भी है। उसमें ऑक्सीजन वो उसमें कहीं कुछ इनपुट नहीं होता है, वो अपने आप आउटपुट देता है ऑक्सीजन का। केवल वो बिजली से लगा देते हैं प्लग से। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी 10 लीटर तक के हमारे पास रखे हुए हैं। तो जो माइल्ड ग्रेड का होगा, थोड़ा बहुत जिसकी ज़रूरत पड़ती है, हम उससे भी पूरा कर लेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि हम लोग ऑक्सीजन में इस समय गवर्नमेंट के इस कदम के बाद से कि जो हमारा जनरेशन प्लांट आ गया है, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा रहेगी हमारी स्थिति। अच्छा, तो आप देख सकते हैं 960 लीटर का तो ऑक्सीजन प्लांट है ही, इसके साथ साथ बड़ी संख्या में ये जंबो सिलेंडर्स हैं, इनको भी भरवा कर रखा गया है। और इसके अलावा हर जो इमरजेंसी बेड हैं उसके नीचे 10-10 लीटर के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो होते हैं वो भी लगाए गए हैं। यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो मरीज को चाहे इस बड़े प्लांट के ऑक्सीजन से या फिर अगर उससे पूरा नहीं पड़ता है तो फिर इन जंबो सिलेंडर, और अगर उससे भी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो फिर छोटे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से भी मरीजों को बचाया जा सकता है। ये तैयारी है लोक बंधु अस्पताल की, और ऐसे और भी अस्पताल हैं जिनको फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि इसी स्तर पर तैयार किया जाए। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान आया है। आम नागरिकों की हत्याओं से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। सेना के जवान अच्छा काम कर रहे हैं। सेना और स्थानीय लोगों में बेहतर तालमेल होना चाहिए और है भी। आतंक विरोधी अभियान के दौरान एहतियात की जरूरत है, ये गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया एक बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुलाम नबी आजाद, जिनका यह बयान आया कि आम नागरिकों की हत्याओं से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। सेना के जवान अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये किलिंग होती है, सिविलियन किलिंग, नॉन मिलिटेंट किलिंग, उससे ये स्नेक और लैडर जैसा होता था। हम बचपन में खेलते थे कि आदमी लैडर ऊपर पहुंच जाता था, वहां सांप का मुंह होता था, फिर वो दुम पे पहुंच जाता, फिर वहीं चढ़ने की शुरू करता, तो उससे फिर और मिलिटेंसी बढ़ती है। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।